आज हमारे साथ इस सेशन में शांतनु भाषवानी हैं। आप यूपी से हैं और वर्तमान में आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन जो बीआरसी में हुआ तो क्या फीलिंग्स थे, आप इसके बारे में हमें बताएं। बेसिकली जब हमारा रिजल्ट आया था तो काफ़ी डिले हो रहा था रिजल्ट, तो मैं साइड से बिल्कुल चिपका हुआ था कब आएगा रिजल्ट, कब रिजल्ट आएगा। और वो मेरे बीआरसी का इंटरव्यू बेसिकली मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था, तो बहुत ही थोड़ा डर था मन में कि हाँ पहला इंटरव्यू है, वो भी बीआरसी का इंटरव्यू है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बीआरसी का इंटरव्यू थोड़ा हाइट रहता है कि काफ़ी आपसे कोर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोस्त भी बहुत ही डरा के रखते हैं आपको। तो ऐसे माहौल में मैंने इंटरव्यू दिया और फिर जब बाद में रिजल्ट आया तो सिलेक्शन देख के बहुत ही खुशी हुई। बेसिकली जब रिजल्ट आया तो मैं एकदम लास्ट वाली लिस्ट से स्क्रॉल कर रहा था कि हाँ मेरा नाम आएगा आएगा कहीं तो आएगा, और फिर मैंने देखा कि मेरा पहले ही पेज पे मेरा नाम था। फिर मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली सिंधी कम्युनिटी से हूँ जहाँ पे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट जॉब मिलना मम्मी पिताजी और भाई के लिए, बहन के लिए बहुत ही खुशी वाली बात थी, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड थे। सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। अब मैं आपसे बीआरसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछना चाहूँगा कि बीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है। आपका बीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली दो भागों में विभाजित है। फर्स्ट है आपका रिटन टेस्ट और सेकंड है आपका इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट बेसिकली आप जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है बीआरसी वालों के थ्रू, तो वो लोग गेट के थ्रू एंड एक बीआरसी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू, दोनों के थ्रू आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो आपका जो गेट स्कोर है वो अराउंड अगर 850 है, 850 टू मतलब अराउंड 850 है, तो उसमें वो लोग आपको गेट के थ्रू बुला लेते हैं जनरली मैकेनिकल में। लेकिन आप अच्छा है जब भी आप फॉर्म भरते हो उसका, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ गेट के थ्रू जाना चाहते हो कि आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो कि दोनों के थ्रू जाना चाहते हो। तो बेटर है आप दोनों के लिए अप्लाई किए, आप दोनों ऑप्शन रखें अपने पास, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन में इंटरव्यू के लिए बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताएं कि कुछ इंटरव्यू से पहले जो आप स्क्रीनिंग के बारे में बताया, बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है इंटरव्यू के लिए जी। वो इंटरव्यू में कॉल आने के बाद कुछ जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसका कुछ महत्व है क्या? जी, आपका जो रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन होता है उसके मार्क्स का इंटरव्यू में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू का वो सोली बताता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बेसिकली इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से डिसीजन लेते हैं वो लोग कि आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे लेना है कि नहीं। जी शुक्रिया। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू में कितने लोगों को, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके बाद कितने लोगों को इंटरव्यू में कॉल करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, उसका अनुपात क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, करीबन 900 से 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से मेरे टाइम पे सिलेक्शन 49 लोगों का हुआ था। तो आप लमसम कह सकते हैं 1:20 का रेशियो रहता है। जी, मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में लोगों को पता नहीं होता है बेसिकली बीआरसी के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या बीआरसी की जो अपना ऑनलाइन एग्जाम लेती है वो गेट से कैसे डिफरेंट है। गेट का तो अपना सिलेबस है, सबको पता है, लेकिन बीआरसी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है जो एस्पायरेंट्स हैं। उनको थोड़ा आप बताएं विस्तार में कि कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, गेट से किस तरह ये डिफरेंट है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एज सच अलग से बीआरसी का एग्जाम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका सिलेबस है उसमें आपका इसका भी सिलेबस कवर हो जाएगा। काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा आते हैं और आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स। तो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम बहुत ही कम होता है, आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपका हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके 33% मार्क्स कटते हैं, यानी आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। तो आपके लिए आपको बहुत ही फास्टली क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और आपका इसमें एप्टी नहीं आता, गेट में एप्टी भी आता है, मैथ्स भी आता है। इसमें सिर्फ आपका मैथ्स आता है और आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, आपका एप्टीट्यूड बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम में नहीं आता। तो आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, और बीआरसी जो है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं निकालती है। तो
आपको वो भी आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप जस्ट गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स और ग्रेड की जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन रखी है उसके बेसिस पे आप अपना बीआरसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी शुक्रिया। अब मैं आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इंटरव्यू बीआरसी सिलेक्शन में, क्योंकि बीआरसी का इंटरव्यू एक बहुत अच्छा इंटरव्यू माना जाता है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बीआरसी इंटरव्यू के बारे में लोग जानते हैं। तो मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि जब आप ऐसे बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो आपकी मनोस्थिति क्या थी, आप क्या सोच रहे थे, और इंटरव्यू में हॉल में जाने के बाद वो कैसा फील हुआ और क्या क्या सवाल पूछे गए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कीजिए। बेसिकली जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, बॉम्बे में होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के एक दिन पहले ही मैं पहुंच गया था। उसके बाद फिर जब आप आते हैं तो आपका पहले आपसे कुछ फॉर्म सबमिट कराए जाते हैं जिनमें आपको कुछ चॉइसेस भी दी जाती हैं कि आपको कौन सा ट्रेनिंग स्कूल चाहिए। तो ये सब आपको फिल करके उनको फॉर्म देना होता है। उसके बाद फिर वो आपको एक नंबर देते हैं कि आपका इंटरव्यू कब होगा। तो उस बेसिस पे मेरा इंटरव्यू लास्ट इंटरव्यू था उस दिन का। कुछ करीबन 5-6 पैनल थे और हर पैनल में मतलब एक कैंडिडेट जाते रहते हैं और आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू देने के पहले कुछ देर पहले आपको एक अलग से रूम में बैठा दिया जाता है, जो जिनका नंबर आने वाला होता है उन लोगों को वहाँ बैठा दिया जाता है और एक एक करके वो बुलाए जाते हैं। तो मेरा लास्ट इंटरव्यू था उस दिन का। फिर मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं पूरा एक चेयर पे। तो थोड़ा देख के नर्वस हो गया कि 6 के 6 क्वेश्चन पूछने वाले हैं और बीआरसी का वैसे ही थोड़ा हाइट रहता है, कोर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे आपको पता नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बुलाया, बैठाया। तो थोड़ा कंफर्ट जोन में लाने के लिए उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत सवाल पूछे। हाँ, आप कहाँ से हैं, आपका परसेंटेज क्या है, तो आपका कॉलेज क्या है, ये सब सवाल पूछे उन्होंने। फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने 4 फेवरेट सब्जेक्ट लिखिए। तो पेंसिल दी और पेपर दिया। फिर मैंने अपने फेवरेट 4 सब्जेक्ट्स लिख दिए। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। वही चारों सब्जेक्ट मैंने नोट में लिख दिए। तब तक उसमें से एक पैनलिस्ट ने मुझसे बोला कि क्या कोरा वोरा क्या आप लोग देख के आते हो, क्या सब लोग यही सब्जेक्ट बोलते हो, यही सेम सब्जेक्ट बोल रहे हो जितने लोग आते हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं सर, ये थोड़े कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट है तो इसमें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों, टोम नहीं है क्या, टोम नहीं बोल सकते? तो मैंने बोला सर आप उससे भी पूछ सकते हैं आपको चाहे तो, मतलब लेकिन ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मैंने मतलब इन पे मेरा कमांड थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इनसे पूछेंगे तो मैं अच्छे से बेहतर से बता पाऊँगा। तो फिर इंटरव्यू की गाड़ी स्टार्ट हुई आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में उन्होंने कुछ स्टार्ट किया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाइए। मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया। फिर उनका अगला क्वेश्चन उसमें ये था कि आपका जो फेलियर स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे क्यों है। तो मैंने उन लोग को बताया, चेयरमैन को, कि सर ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, 2 में आपका फेलियर पॉइंट ऊपर होता है क्योंकि आपका एरिया कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, मुझे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, मुझे थोड़ा बताइए। तो मैंने उनको बताया जो जो प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती हैं। उसमें से एक लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो थी टफनेस आपको मिलती है। फिर ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस हिसाब से इंटरव्यू ले जा रहे हो, क्योंकि आप जो बोलते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे होता है। तो जब मैंने टफनेस बोला तो वो पूरा टफनेस में घुस गए कि आप टफनेस मेजर कैसे करते हो, क्या 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, उनका डायग्राम बना के दिखाओ मुझे। तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टफनेस में कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे टफनेस डिपेंड करती है। तो मैंने बोला सर एक तो डक्टिलिटी है और दूसरा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, उनको एक और फैक्टर चाहिए था, एक तुमने बताया एक और बताओ। तो फिर एक बार उन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया। उसमें एक ग्राफ में उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दी और डक्टिलिटी कम की, और दूसरे ग्राफ में क्या किया उन्होंने कि स्ट्रेंथ कम की और डक्टिलिटी ज़्यादा कर दी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा अब बताओ दोनों की टफनेस कैसे कंपेयर करोगे। तो फिर मैं समझ गया वो मुझे हिंट देना चाह रहे थे। वो काफ़ी हिंट देते हैं आपको सही डायरेक्शन में ले आने के लिए कि हाँ स्ट्रेंथ है दूसरा पैरामीटर, क्योंकि वो भी एरिया गवर्न करता है आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अंदर कितनी, जिससे आपको फाइनली टफनेस मिलती है।
तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी हिंट्स देना चाहा और आपके ऊपर है आप कितने हिंट्स उनसे ले सकते हो। बेसिकली वो यही देखते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। आपको फाइनल आंसर तक आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आप फाइनल आंसर तक उनको पहुंचा दो, लेकिन अगर आप डायरेक्शन सही ले रहे हो उनकी हिंट्स के मदद से तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और आपके सिलेक्शन चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि टू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होती है, उसका डेरिवेशन करने को बोला। तो इतने में फिर उनको लगा कि हाँ सोम थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच कर गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले उन्होंने बहुत आसान सवाल पूछा कि एक बीकर है जिसमें मरकरी रखा है, अब मैं उसमें एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करता हूँ, तो उसमें किस हाइट तक मरकरी का लेवल क्या होगा। तो ये तो हम सब पढ़ते ही हैं, तो फिर मैंने बता दिया उनको। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आया कैसे, तुम मुझे डिराइव करके बताओ। तो मैंने उनको डेरिवेशन करके दिखाया। अब उनका अगला क्वेश्चन था कि ठीक है, अगर मैं इसी सेटअप को एक पूरे वैक्यूम चेम्बर में रख देता हूँ तो मरकरी का लेवल कहाँ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटक रहा था, तो उन्होंने थोड़ा मुझे हिंट्स दी कि ठीक है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जब आपने टेस्ट ट्यूब को बीकर में इन्वर्ट किया तो जो मरकरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी के ऊपर क्या है। तो मैंने बोला सर ये थोड़े मरकरी के वेपर्स वगैरह होंगे। उन्होंने कहा कि ये सब नेगलेक्ट कर दो, एकदम आइडियल सिचुएशन कंसिडर करो कि ये क्या है। तो फिर मैं सोचने लगा, तब तक वो लोग बेसिकली काफ़ी आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा वो मेल करा के आपको इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो बगल में एक वो रखा था, एक वाटर कूलर रखा था। तो वाटर कूलर में जो नॉर्मल वाटर कूलर होता है जिसमें हम एक कैन में पानी भर के उसको इन्वर्ट करके रखते हैं, तो उन्होंने बोला अब ये बताओ कि इसमें जो पानी के ऊपर है वो स्पेस क्या है। तो फिर भी मैं सोच रहा था, मुझे ऐसे पता तो था लेकिन फिर भी थोड़ा इतने बड़े लोग बैठे आगे कुछ गलत निकल जाए, मेरे सिलेक्शन चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अभी डाउट कर रहा था बताने में। फिर उन्होंने क्या किया कि हल्का सा वो टैप खोला तो एक बबल एयर का ऊपर गया, बोला देखो अब बताओ। फिर भी मैं सोचा, फिर उन्होंने थोड़ा ओपन किया, फिर एक बबल ऊपर गया। तो फिर हाँ मैंने क्लिक किया, फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा हाँ सर वैक्यूम है, उसमें वैक्यूम ही रहता है। अगर आप आइडियल सिचुएशन कंसिडर करते हो कि वहाँ पे कोई भी वेपर वगैरह नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ वैक्यूम है, इस वजह से वो प्रेशर कम होने से एक एयर बबल नीचे से ऊपर जा रहा है। तो फिर तब तक वहाँ पे एक मैम बैठी थी, उन्होंने कहा हम आपसे यही पूछते हैं, आप लोग सोचते हो कि हम आपसे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपसे बस बेसिक जानना चाहते हैं। आपका बेसिक क्लियर है तो आपको आपके सिलेक्शन चांसेस अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर तब तक चाय नाश्ता आ गया। तो उन्होंने बोला कि क्या चाय पियोगे। तो मैंने बोला हाँ सर चाय तो पियेंगे। तो वो चाय लेना था, तब तक मैं पेपर पे कुछ उन्होंने अगले क्वेश्चन के लिए मैं कुछ लिख रहा था, तब तक उन्होंने मुझसे बोला कि पहले चाय पी लो नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर चाय वाय हो गई। फिर अब वो अगले सब्जेक्ट पे आया। अगले सब्जेक्ट में उन्होंने हीट एंड मास ट्रांसफर का था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर तब तक एक सर ने बोले नहीं मैं मैकेनिक्स से पूछूंगा। मैकेनिक्स मैंने उसमें लिखा नहीं था, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ स्मॉल क्वेश्चंस में हम अदर सब्जेक्ट से भी पूछते हैं। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि उन्होंने एक फ्लैट पोर्शन बनाया, एक आर्क बनाई और फिर एक फ्लैट पोर्शन बनाया। फिर उन्होंने बोला कि अभी ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, अब मैं इसमें एक बॉल फेंकता हूँ, सॉरी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब मैं इसमें बॉल फेंकता हूँ तो क्या ये नेक्स्ट फ्लैट पोर्शन तक पहुँचेगी। तो ये उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अब मान लो अब इसमें फ्रिक्शन है तो क्या ये नेक्स्ट सरफेस तक पहुँचेगी, नेक्स्ट फ्लैट सरफेस तक। तो ये दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसके बाद फिर HMT पे आए वो लोग, हीट ट्रांसफर पे। तो हीट ट्रांसफर में उनका क्वेश्चन था कि आपका एक सरफेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, इससे एक सिलेंडर निकल रहा है कुछ दूरी तक और यहाँ पे आपका कन्वेक्शन हो रहा है, तो आप इसका एक टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। तो वो तो मैंने जल्दी से बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बोला कि आपका जो ये सिलेंडर निकल रहा है पूरा उसको इंसुलेटेड कर दिया, तो अब इसका टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। तो वो मैंने बनाया। मैंने कहा सर ये थोड़ा इक्विवेलेंट टू फिन केस है जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें एक केस आता है आपका बेसिकली कि फिन इज इंसुलेटेड करके। तो फिर वो डायग्राम बनाया मैंने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है अब इसमें जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस होती हैं वो बनाओ, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस होती हैं वो बनाओ।
तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने, कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने HMT पे, फिर वो थर्मो पे स्विच करे। इतने में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो और मेरा लास्ट इंटरव्यू था। तो एक्चुअली उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि लास्ट तुम्हारा फ्लाइट कब है। तो मैंने बोला सर कल है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो आराम से बैठ के ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब कल है तो फिर हम लंबा खींचेंगे तुम्हारा इंटरव्यू। फिर अब उस पर उन्होंने फिर पूछा कि थर्मो पे आए, तो टाइम काफ़ी बीत गया था, उनको भी दिख रहा था कि हाँ सामने वाला बंदा भी बहुत दिमाग लगा के थोड़ा थक गया है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ थर्मो में पूछा नहीं, बस कुछ PV डायग्राम्स पूछे और उसमें फिर मेरा सेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जैसे ही मैं जा रहा था तब तक चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि आपका आप फ्लाइट से कहाँ तक जा रहे हो। तो मैंने बोला सर दिल्ली। तो बोला ठीक है, अब बताओ एक ट्रेन है, अभी मैं निकल ही रहा था कि फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया कि अगला क्वेश्चन के लिए कि अब एक ट्रेन है, अब वो दिल्ली से मुंबई आ रही है, और फिर बोल रही एक बार दिल्ली से मुंबई आ रही है और एक दूसरी बार में मुंबई से दिल्ली आ रही है। तो इस केस में जो टायर है, जो आपका व्हील है, उस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो फिर मैंने बताया कि हाँ सर, जो आपका ट्रैक और व्हील का रिलेटिव वेलोसिटी है, व्हील का रिलेटिव वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी अपोजिट है, तो आगे लगेगा। तो उन्होंने मुझसे बोला तुमने तो कंसेप्टिव फ्रिक्शन का अलग कर दिया, जहाँ मोशन है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। फिर यार ठीक है चलो, आप जाओ और आपका इंटरव्यू ठीक रहा है, हम डिसाइड करते हैं हम कि क्या मार्क्स देंगे। फिर मैं गया बाहर। तो इतने में जैसे ही मैं गया, मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आया हुआ था, हम दोनों गए। तो फिर कैंटीन में हम काफ़ी लेट हो गई थी, कुछ 7:30 हो गया था, 1.5 घंटे तक इंटरव्यू भी चला। तो वहाँ पे मुझे मेरे एक इंटरव्यू पैनल के एक मेंबर मिल गए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है। तो मैंने उनको बताया सर मेरा रूम नंबर ये है। तो मैं थोड़ा बोला कि ठीक है रुको मैं आता हूँ अभी। फिर हम लोग गए ऊपर। तो पहली बार मुंबई आए थे, तो हम लोग को भी था कि चलो अब आए हैं तो कहीं घूमने जाते हैं। तो काफ़ी कुछ टाइम तक मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे बैठे रहे कि हाँ हमको निकलना है, थोड़ा वेट किया। और जैसे ही हम निकल रहे थे तब तक वो सर आ गए इंटरव्यू वाले। फिर उन्होंने मेरे को एक एक मेरे क्वेश्चन की, जहाँ मैंने सही बताया, जहाँ मैंने गलत बताया, उन्होंने सब मुझे एक्सप्लेन किया। और फिर जाते जाते बोला कि हाँ देखो तुम्हारे चांसेस हैं और देखते हैं कि क्या रहता है। तो इतने में मेरा इंटरव्यू सेशन खत्म हुआ और फिर हम फिर घूमने निकले। शांतनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंटरव्यू बहुत मज़ेदार था और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने चीज़ें कवर करी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और सुन के। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में बच्चे जो हैं, जो एस्पायरेंट्स जो हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं BRC एग्ज़ाम के लिए। देखिए आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हो, आप उनमें जो BRC के सिलेक्टेड लोग हैं वो अच्छे से उस पर डिस्कस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो आपको बेसिकली इंटरनेट पे कोरा पे आसानी से मिल जाएंगे, तो उन सब में आप डिस्कशन करते रहिए। और फिर आपके जो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोम है, FM है, HMT है, इन सब से कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं, जो मैंने इंटरव्यू में आपको बताया। जैसे सोम में ये बता दिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, थिन एंड थिक शेल, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। आप इन प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ोगे तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बुक से अच्छे से पढ़ के जाएं, तो इससे आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। शुक्रिया शांतनु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में। और मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको, और आशा करता हूँ कि आपका आने वाला भविष्य मंगलमय हो।